सो अगेन आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर सीरीज के फोर्थ पार्ट में। दोस्तों अभी हम कॉन्टेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर जो चैप्टर का नाम बदल चुका है, इस वीडियो लेक्चर सीरीज के फोर्थ पार्ट पे आ चुके हैं। एंड आई होप आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट तक। हम चौथे पार्ट में वीडियो लेक्चर सीरीज को आगे लेके जा रहे हैं। तो बहरहाल अगर आपको पिछली कहानी पता ना हो तो मैं उस पिछली कहानी को थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा ताकि आपको बेसिक बातें समझ में आ सके कि हमारे इस पूरी बुक के अंदर क्या कहानी चल रही है। ठीक है, तो हम वहीं से शुरू करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि क्या है। देखिए, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट ये समझने की कोशिश करी थी कि 1959 से लेके 1991 तक पूरे के पूरे क्या कहते हैं आपके वर्ल्ड लेवल पर वर्ल्ड वॉर क्या कहते हैं आपका सेकेंड चल रहा था। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पीरियड पे अगर आप देखें, सॉरी इस समय कोल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड नहीं चल रहा था, सॉरी। तो कोल्ड वॉर जब चल रहा था तो कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे दो आइडियोलॉजी पूरे के पूरे विश्व के अंदर चल रही थी। ये दो आइडियोलॉजी कौन सी थी हमें ये समझने की ज़रूरत होनी चाहिए। वो थी आपकी, एक थी यूएसए और एक थी यूएसएसआर। फिर हमने देखा था कि 1991 तक आते आते जो यूएसएसआर था वो ख़त्म हो जाता है और इसकी जगह रशिया ले लेता है। और दुनिया के अंदर मोस्ट पावरफुल कंट्री जो बन जाती है वो बन जाती है यूएसए। यूएसए दुनिया के अंदर मोस्ट पावरफुल कंट्री बन जाती है 1990 के बाद, जिस टाइम पीरियड पे दुनिया के अंदर फर्स्ट गल्फ वॉर हुआ था। अब ये गल्फ वॉर अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आपके बुक के अंदर मेंशन करा हुआ है, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आने भी वाला है। लेकिन हम ये जानने की कोशिश करें कि 1990 या 91 के बाद जब रशिया एकमात्र शक्ति बन सकता था यूएसएसआर के बाद, तो रशिया क्यों बनना नहीं। और यूएसए एकमात्र शक्ति अगर बन गया यूएसए, तो यूएसए सबसे ज़्यादा पावरफुल बना, तो क्या यूएसए को हराने के लिए कोई दूसरे ब्लॉक्स हो सकते हैं या दूसरी कंट्री या दूसरी कम्युनिटी हो सकती है या नहीं। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा कॉन्टेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर। जिस समय अमेरिका पावरफुल था उसी टाइम पीरियड के अंदर दूसरे ऐसे कौन से ब्लॉक्स या कंट्री थी जो पावरफुल थी। तो हमने पढ़ा था नेम के बारे में। नेम था नॉन अलाइन मूवमेंट, जो ऑफकोर्स यूएसए से पावरफुल नहीं है। हमने पढ़ा था यूरोपियन यूनियन के बारे में, जो हमने पढ़ा था कि ऑफकोर्स एक ऐसा ग्रुप है जो किसी किसी मायने में अमेरिका को टक्कर देता है। फिर हमने पढ़ा था आसियान के बारे में। दोस्तों आसियान हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज का पार्ट था, हमने आसियान के बारे में पढ़ा था। अभी अकॉर्डिंग टू नई जो पब्लिश बुक आई है उनमें नए टॉपिक्स अपडेट नहीं हुए हैं। लेकिन ऑफकोर्स यूएसए को अभी प्रेजेंट टाइम पे चैलेंज करने के लिए चाइना सामने उभरती हुई कंट्री बन रही है, रशिया सामने उभरती हुई कंट्री बन रही है, और इजराइल जो है दोस्तों, इजराइल भी एक उभरता हुआ देश बन रहा है, इजराइल भी। तो ऐसे में हमें जो पेपर के अंदर पूछा जाता है कि देखो बुक के अंदर तो चाइना के बारे में बताया हुआ है, बुक के बारे में, इजराइल के बारे में, रशिया के बारे में नहीं बताया हुआ है। हमें ये जानना है कि इंडिया जो है, इंडिया के इनके साथ रिलेशन कैसे हैं इन कंट्री के साथ, क्योंकि वो इंडिया जो है वो यूएसए को टक्कर किसी भी प्रकार से नहीं दे सकता है। नहीं देने का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि भैया यूएसए बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है, इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, तो ज़्यादा फालतू नहीं बोल सकती है वो इतने बड़ी कंट्री से। तो इसीलिए वो क्या कर सकती है, जब चाइना और इजराइल और रशिया अगर मोस्ट पावरफुल कंट्री बनती है और यूएसए को टक्कर देती है, तो इंडिया उसके साथ रिलेशन बिल्डअप कर सकता है, ये कर सकता है इंडिया, और कुछ नहीं कर सकता। अब ऐसे में हमने जो अभी तक वीडियो लेक्चर सीरीज पढ़ी है, हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लिया, आसियान के बारे में हमने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अब वीडियो लेक्चर सीरीज आगे बढ़ती है, वो बढ़ती है चाइना की तरफ। तो चाइना की तरफ हम आगे जा रहे हैं, और चाइना के अंदर अगर आप देखो माओ जेडोंग की सरकार माओविस्ट क्रांति के बाद बनती है, और माओ जेडोंग जो थे वो PIR पार्टी, पब्लिक, सॉरी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, CCPC इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और आपके कहीं कहीं पर ये CCP भी लिखा हुआ है, CCP भी लिखा हुआ है। अब ऐसे में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना या कम्युनिस्ट चाइना पार्टी, और अभी इसका नाम चेंज होके PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC हो चुका है, PRC, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, इस पार्टी का नाम बदल गया है। जब तक माओ जेडोंग चाइना के अंदर थे और चाइना को 1949 के अंदर आज़ाद कराया था, तो उसके बाद चाइना काफ़ी लंबे समय तक माओ जेडोंग के लीडरशिप में था। और जैसे ही माओ जेडोंग मर जाते हैं तो वहाँ पर जू एन लाई एक नए हेड बनते हैं, और वो फिर इस पार्टी का नाम बदल के
PRC, पीपल्स रिपब्लिक पार्टी करते थे। जब तक माओ जेडोंग थे, चाइना एक उभरता हुआ देश था और उस टाइम पीरियड पे चाइना की आइडियोलॉजी जो थी वो सॉरी वो सोवियत मॉडल पर बेस्ड थी। सोवियत मॉडल इट मींस जो सोवियत यानी कि यूएसएसआर की आइडियोलॉजी जो थी वो इस समय इनकी आइडियोलॉजी बन गई थी 1949 के बाद, क्योंकि कोल्ड वॉर तो चल ही रहा था ना उस टाइम पीरियड में। और चाइना इतना बड़ा देश है, अमेरिका चाह रहा था कि वो कैपिटलिस्ट बने, लेकिन किसी कारणवश जो चाइना है वो सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजी यानी कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ आगे बढ़ा। तो ऐसे में इसी वजह से उसका रिलेशन कैपिटल दुनिया से यानी कि यूएसए से या उनकी आइडियोलॉजी से बहुत दूर रहा। ऐसे में चाइना की अर्थव्यवस्था जो थी बहुत तेजी से डेवलप हो रही थी और चाइना की अर्थव्यवस्था के ग्रो होने के कारण आपके पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द बेसिक रीजन टू रेज द चाइनीज इकोनॉमी। हिंदी में किस तरीके से चाइना की अर्थव्यवस्था के उत्थान के क्या कारण थे, वो आपसे पूछे जाएंगे। क्लास 11th में आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी अगर ई पाठशाला से, तो उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी हुई है कि चाइना की हिस्ट्री क्या थी, हान कम्युनिटी कैसे रहती थी, क्या खाती थी, क्या ज्योग्राफिकल फीचर थे, वो सब हमने क्लास 11th में डिस्कस करा हुआ है। अभी हम डायरेक्टली ये डिस्कस करेंगे कि चाइना के उत्थान का कारण क्या है। चाइना फास्टेस्ट इकोनॉमिक बना था 2040 तक। आज भी ऐसा मानना है लोगों का कि चाइना जो है वो पूरी तरीके से अमेरिका को ओवरटेक कर लेगा। और जिस तरीके से कोरोना फैला था और चाइना बहुत आगे चला गया था और उसके बाद अमेरिका बहुत पीछे आ गया था, तो इससे एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो रही थी लोगों को कि सही मायने में चाइना बहुत आगे निकलने वाला है। तो ऐसे में आप कह सकते हो कि चाइना जो है ईस्ट एशिया के अंदर इंडिया के बाद बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री हो सकती है। और चाइना के स्ट्रेंथ होने का बहुत सारा कारण हो सकता है, बढ़ती अर्थव्यवस्था, उसके बाद ह्यूज पॉपुलेशन एंड देन उसके बाद है वास्ट लैंड मास। चाइना के उत्थान के यानी कि चाइना की रेज इकोनॉमी के बढ़ते कारण ये 3 फैक्टर माने जा सकते हैं। ये जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा है, दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कई सालों से चाइना बना रहा। वैसे इंडिया ने इसको पीछे कर दिया है हाल ही कुछ सालों के अंदर। अब दुनिया की मोस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री हमारी भारत देश हो गई, लेकिन चाइना कई सालों से था। लैंड मास इसका बहुत बड़ा है, जिस तरीके से हमारा लैंड मास नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट इतना सारा लैंड मास, अलग अलग वेरिएशंस, कम्युनिटी लोग रहते हैं, डाइवर्स पीपल है, डाइवर्स एनवायरनमेंट है, अलग अलग टाइप की फसलें हैं, सेम इनके साथ भी ऐसा ही है। इसीलिए बढ़ती अर्थव्यवस्था इनके पास है, तो इसीलिए हम चाइना को कह सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप हो पा रहा है। अगर चाइना की ताकत की बात करें तो नेचुरल रिसोर्स चाइना के पास बहुत सारा है। आयरन ओर, थर्मल प्लांट, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, मरकरी, टीन, पता नहीं क्या क्या इनके पास मिलता है, क्योंकि इनका रीजनल वेरिएशन, क्षेत्रीय जो विभिन्नताएं हैं बहुत अलग है। कहीं पर पहाड़ है, कहीं पे बर्फीले मैदान हैं, कहीं बर्फीले कह रहा हूँ, कहीं पे ग्रीनरी वाला प्लेस है, कहीं पे कोस्टल रीजन है, कहीं पे आपको पानी वाला प्लेस मिलेगा, कहीं पे आपको डेजर्ट वाली प्लेसेस मिलेंगी। इसी वजह से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा है। एक ही पार्टी काफ़ी लंबे समय से राज कर रही है, उस पार्टी का नाम आप देख सकते हो CPC। जैसे मैंने कहा रूलिंग पार्टी सन 1921 से ये पावर में है, आज 100 साल होने वाले हैं इस पार्टी को। तो ये पार्टी हमेशा ही सत्ता में रहती है। जैसे इंडिया के अंदर अभी बीजेपी है और बीजेपी के साथ NDA हमेशा अलायंस में बनी रहती है, तो इससे सरकार हमेशा प्रेजेंस में रहती है। ऐसी यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जैसे पीपल रिपब्लिक्स पार्टी भी कहा जाता है, वो पार्टी लंबे समय तक पावर में है और इसके साथ जितनी भी पार्टियां आती है वो इसके साथ ही अलायंस करती है। तो ऐसे में ये पार्टी हमेशा रूलिंग पार्टी के रूप में रहती है। ठीक है, ये एक चीज याद जरूर रखना आप लोग। दूसरा, चाइना की अर्थव्यवस्था का सबसे इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिस्ट रिपब्लिक ऑफ चाइना ये है। चाइना अपने खुद के रिसोर्स पे डेवलप हुआ है। शुरुआती समय में जब 1949 के अंदर चाइना डेवलप हो रहा था, तो भैया जैसे ही आज़ाद हुआ उसने कहा बाहर के टेक्नोलॉजी का, बाहर के संसाधन का हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारे इंडिया के अंदर तो फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, सब कुछ बाहर के कंटेंट का हमने अडॉप्ट करा हुआ है, लेकिन इन लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करा। इन लोगों ने अपने खुद की इंडस्ट्री सेक्टर को क्रिएट करा और उसके बाद कैपिटल को एक्यूमुलेट करा एग्रीकल्चर के थ्रू। मतलब अपने ही देश में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करा, टेक्नोलॉजी बनाई और बाहर की कंट्री से उद्योग जो है उसके थ्रू इन्होंने बहुत पैसा कमाया। इंस्टेंट ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी गुड्स चाइना यूज टू डोमेस्टिक वंस। इन लोगों ने बाहर के प्रोडक्ट का कम इस्तेमाल करा, अपने ही कंट्री के प्रोडक्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करा और अपने ही कंट्री में फॉरेन टेक्नोलॉजी ना लाते हुए अपने कंट्री की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा और ऑफ कोर्स उससे वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल बना रहा। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फॉर्मेशन, आर्थिक
मजबूत नींव क्या थी, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर काफ़ी ठीक ठाक था, बेटर एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी यहाँ पे ठीक थी। और साथ में इसके साथ एक प्रॉब्लम थी, 1949 में एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाइना में बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन उसके साथ साथ जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था उसके साथ साथ यहाँ पर आर्थिक विकास के साथ साथ अगर 5 से 6% इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो 2-3% जनसंख्या भी बढ़ रही थी। इससे इसका लॉस ये था कि जो भी एग्रीकल्चर में ये पैदा करता था, जो भी सरप्लस पैदा करता था, वो इनकी बढ़ती जनसंख्या जो थी उनके ऊपर ही डिपेंड हो पा रहा था। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो भी सरप्लस जनरेट होता था वो इंडस्ट्रीज के थ्रू जनरेट होता था या एग्रीकल्चर के थ्रू जनरेट होता था, पर वो इतना ज़्यादा जनरेट नहीं हो पाता था कि वो बाहर की मार्केट में बेच पाए। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों ने इस चीज़ के ऊपर भी कंट्रोल करा और उसके बाद एक ऐसा समय आया कि चाइना को समझ में आ गया कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी यह सारा कंट्रोल सरकार के हाथ में ना रखते हुए हमें चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। तो ऐसे में 1970 के दशक में, 1970 के बाद देखो जब माओ जेडोंग की सरकार हट जाती है, उसके बाद चाइना ने रिफॉर्म्स चालू कर दिए और चाइना ने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइसोलेशन यानी कि इकोनॉमिक तरीके से, अर्थव्यवस्था से, यानी कि बाहर का बिजनेस कैसे चल रहा है उससे, और राजनीति से एकांतवास खत्म करके अब इंटरनेशनल लेवल पे सभी लोगों से कनेक्ट होना चालू कर दिया इसने। सबसे पहले इसने जैसे कि 1949 के अंदर जब इसने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बनने की ठान ली थी तो अमेरिका से इसके पूरी तरीके से रिलेशन खत्म हो गए थे। लेकिन 1972 के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि रिचर्ड निक्सन करके जो है वो माओ जेडोंग से मिलते हैं और ऑफ कोर्स अपने जो भी पुराने विचार होते हैं या जो भी प्रॉब्लम्स होती है, समस्याएं होती है, उनको ख़त्म करने की शुरुआत करते हैं। तो पहला कदम इन लोगों ने यूएसए के साथ रिलेशन बना के करा और दूसरा कदम 1973 के अंदर जब जू एन लाई की सरकार आती है और नए प्रधानमंत्री वहाँ पर चुने जाते हैं, जू एन लाई। आप देख सकते हो चाइना के पहले प्रधानमंत्री, उस समय माओ जेडोंग प्रेसिडेंट थे, लेकिन 1973 से पहले उस टाइम पीरियड के अंदर आप कह सकते हो कि जब प्रधानमंत्री 1949 में जब जू एन लाई राष्ट्रपति थे, ये प्रधानमंत्री थे और इन्होंने कहा था कि 1973 के अंदर हमें कुछ ना कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, टेक्निकल चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे पहले टेक्नोलॉजी जो थी चाइना खुद की ही अडॉप्ट करता था, खुद की ही बनाता था और खुद की ही सारी चीज़ों का इस्तेमाल करता था, बाहर की कंट्री का कुछ भी इस्तेमाल नहीं करता था। लेकिन 1973 में आके इसने थोड़ा सा बदलाव करा। जू एन लाई ने एक प्रपोजल दिया सरकार को और कहा कि हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं। प्रपोजल में उसने कहा कि हम इंडस्ट्रीज, साइंस, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री, इन सब में मॉडर्नाइजेशन ला सकते हैं। मॉडर्नाइजेशन लाएंगे तो हम काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो पाएंगे मॉडर्नाइजेशन की वजह से। तो दोस्तों चाइना के लोग यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने मॉडर्नाइजेशन करा इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री। और उसके बाद 1978 में उस टाइम पीरियड पे अगर आप देखें तो चेयरमैन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी कमीशन डेंग शियाओपिंग सितंबर 1982 के अंदर पावर में आते हैं और 2 नवंबर 1987 के अंदर से पावर से चले जाते हैं। उस टाइम पीरियड पे आप कह सकते हैं कि ये काफ़ी जाने माने व्यक्ति थे सेंट्रल एडवाइजरी कमीशन के। तो उस टाइम पीरियड पे 1978 में डेंग शियाओपिंग ने एक सजेशन दिया। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर announced by the Deng Xiaoping to generate higher productivity by investment of capital and technology from the abroad। इससे पहले 1978 से पहले कभी भी ऐसा चाइना में नहीं हुआ कि बाहर की कंट्री आएगी और आपकी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी, पैसा आपको जनरेट करके देगी, आपके लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी, क्योंकि चाइना के अंदर ऐसा हो रहा था कि वहाँ के लोगों को ये कहीं ना कहीं सर्विस नहीं दे पा रहे थे। तो ऐसे में डेंग शियाओपिंग बोलते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए चाइना के अंदर भी। तो डेंग शियाओपिंग वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कहा कि भैया FDI चालू हो जाएगा, कोई बाहर की एप्पल कंपनी, गूगल, यूट्यूब या कोई भी, मतलब उस समय जो भी होगी, तो मैं अभी प्रेजेंट टाइम पे एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पे जो भी होगा वो आ सकता है चाइना के अंदर और इन्वेस्टमेंट कर सकता है। उसके लिए चाइना क्या करेगी, उसके लिए चाइना कुछ पॉलिसीज में चेंज करेगी। वो चेंज क्या है वो मैं अभी बताता हूँ। उसके बाद एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन करा। पहले सरकार करती थी सारे काम, लेकिन अब जनता को बोल दिया कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर है एग्रीकल्चर करके हायर प्रोडक्टिविटी निकाल सकता तो निकाले। 1998 के अंदर उद्योगों का निजीकरण कर दिया, मतलब पहले सरकार उद्योग चलाती थी, अब कोई प्राइवेट बंदा भी चला सकता है। और इन सभी चीज़ों के लिए अगर कोई बंदा बाहर से आता है तो उसके लिए सेज बनाया गया, सेज बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
उन्होंने कहा कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत और चाइना के अंदर आता है तो उसके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा कि वो कंपनी वहां पर ज्यादा पैसा कमा सके। जब भी कोई कंपनी चाइना के अंदर आएगी, अदरवाइज क्यों आएगी। और उसके बाद यहाँ पर टर्निंग पॉइंट बनता है WTO का 2001 के अंदर, वर्ल्ड बैंक WTO के अंदर आना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आना। इससे पहले चाइना से कोई भी बिजनेस करता था चाइना की शर्तों पे करता था, लेकिन यहाँ पर जब वो WTO के अंदर पार्टिसिपेट करता है तो WTO व्यापार के नियमों को तय करता है, इसलिए WTO की बात सभी को माननी पड़ती है। सो दैट इज वाई अब यहाँ से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इंटीग्रेशन विद वेस्टर्न कंट्री स्ट्रेंथन द चाइना की इकोनॉमी। और WTO के अंदर 2001 में जैसे ही ये इन्वॉल्व होते हैं तो उसके बाद तो आप देखोगे कि भैया फिर इंटरनेशनल लेवल पे चाइना सारी कंट्रियों के साथ बिजनेस करने लग जाता है। और ऐसे में चाइना बिकम एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन द रीजन ऑफ इंटरनेशनल लेवल। और इस तरीके से चाइना जो है अमेरिका को कंपेयर करके देखें तो भैया इसका भी एक अपना तगड़ा इतिहास रहा है। अब बच्चे चाइना से हमारा रिलेशन ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। आप लोगों ने अगर मेरी इंडियन वाली सीरीज देखी होगी तो हमारा ज़्यादा रिलेशन अच्छा नहीं रहा, क्योंकि चाइना के अंदर भी अपने खुद के इशू थे और इसी वजह से हमारा उनसे रिलेशन 1962 के अंदर ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। लेकिन उससे पहले हम इनके खुद के इशू देखने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर इनकी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी, तो लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा चाइनीज़ लोग अनएम्प्लॉयड थे वहाँ पर। बहुत बड़ी बात है। फीमेल की वर्किंग कंडीशन बड़ी ख़राब थी। ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, पर्यावरण का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, करप्शन बहुत बढ़ गया और आर्थिक असंतुलन, या मैं कह सकता हूँ आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा हमें देखी जाने लगी। आर्थिक असमानता मैं कह सकता हूँ कि भाई उस टाइम पीरियड के अंदर अर्थव्यवस्था जो थी वो इन डिसबैलेंस हो रखी थी। इसी वजह से चाइना की इकोनॉमिक भी, देखो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर अच्छाई है तो बुराई भी होगी, तो यहाँ बुराई थी। उसके साथ साथ अगर हम देखें इन्फ्लुएंस विद इट्स स्टेट पार्टनर, इट्स आउटस्टैंडिंग इशू विद द जापान। अब उन्होंने क्योंकि दूसरी कंट्री के साथ रिलेशंस डेवलप कर लिए हैं, ऐसा नहीं कि रिलेशन डेवलप नहीं करे, लेकिन फिर भी तो कोई ना कोई इशू किसी ना किसी के साथ रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए जापान के साथ उनका इशू रहा है, USA से रहा है, आसियान कंट्री के साथ रहा है, रशिया के साथ रहा है। इन सब के इनका कहीं ना कहीं व्यापार से संबंधित दिक्कत रही है। ताइवान के साथ इनका रिलेशन आज भी खराब है। दूसरा, कंट्रीब्यूशन टू द स्टेबिलिटी ऑफ द आसियान कम्युनिटी आफ्टर 1999 फाइनेंशियल क्राइसिस। 1997 के वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने के लिए चाइना की अर्थव्यवस्था उभरी। ये भी एक बहुत बड़ा इशू हमें देखने को मिलता है। अब इंडिया चाइना रिलेशन की बात अगर हम करें तो इंडिया और चाइना दोनों ही पॉलिटिकल और कल्चरल लेवल पे कहीं ना कहीं किसी न किसी के गुलाम बने रहे थे। और इंडिया और चाइना जो है वो चाहते थे कि भैया हम आज़ाद हो, तो इंडिया और चाइना दोनों ही आज़ाद हुए। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जब लगा, जब जू एन लाई और PM जो थे क्या कहते हैं आपके नेहरू जी भारत आए थे और हमारे रिलेशंस को काफ़ी अच्छा करा। हमने पंचवर्षीय योजना, अगर 5 ईयर प्लान अगर आपको पता हो तो हमने इनके साथ 5 ईयर प्लान कह रहा हूँ मैं, पंचशील एग्रीमेंट करा था। मैंने अपने पिछले चैप्टर में बता रखा है। जब हमने पंचशील एग्रीमेंट इनके साथ करा ना, तो पंचशील एग्रीमेंट करने के बाद फिर आप देखोगे हमने इनसे अपने सीमा विवाद को ठीक करा, लेकिन फिर भी 1962 के अंदर हमारा का इनसे वॉर हो जाता है। और उसका इशू अगर आपने पढ़ना है तो वो इशू पढ़ने के लिए आपको अलग से क्या कहते हैं हमारी वीडियोस को जो है वो देखने की ज़रूरत है अलग से। तो 20 अक्टूबर से लेके 21 नवंबर 1962 तक हमारा इनसे इशू बना रहता है और इसकी वजह से हमारे रिलेशंस ख़राब रहते हैं इनसे। और 1970 में पहली बार ऐसा होता है कि हम एक संधि करते हैं और बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। राजीव गांधी चाइना विजिट करते हैं, ये एक संधि यहाँ पे करते हैं, अगर आपको याद हो तो ट्रीटी ऑफ ट्रांसक्विंस बोलते हैं, ऐसी कुछ उसको हिंदी इंग्लिश बोला जाता है। तो पहली बार 1988 के अंदर चाइना पे विजिट करते हैं 1962 के बाद कोई लीडर, सोचे इतने सालों बाद, ताकि हम अपने रिलेशंस को ठीक कर सके। और हमने उस जब वो विजिट करा था 1998 में, तो हमने कहा था सबसे पहले हमें जो हमारे प्रेजेंट टाइम पे क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट है उनको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। बोथ गवर्नमेंट हैड टेकन मेजर टू कंटेन कॉन्फ्लिक्ट एंड मेंटेन पीस एंड ट्रांसक्विलिटी ऑन द बॉर्डर इशू। मतलब शांति और यथास्थिति बनाए रखने की बात करी गई थी उस टाइम पीरियड पे। हमने कल्चर एक्सचेंज के ऊपर उस समय साइन करा, हमने कोऑपरेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे उनके साथ बनाए रखने की शुरुआत करी। चाइना
ओपनिंग द 4 बॉर्डर ऑफ द पोस्ट ट्रेड, हमने चाइना से व्यापार करने के लिए 4 बॉर्डरों को खोल दिया। जैसे नाथुला जो है ये 3 साइड से ओपन ट्रेड बाउंड्री है चाइना और इंडिया के लिए, और एक लेपुलेक करके क्या कहते हैं, एक शिपकिरा और एक लेपुलेक पास करके जो है, ये पास जो है वो चाइना और इंडिया के कॉरिडोर को क्या कहते हैं यूज़ करते हैं हम लोग सामान को लाने ले जाने के लिए। तो हमने ये ठीक करा। लेकिन ऑफ कोर्स चाइना से हमारे रिलेशन फिर भी खराब रहते हैं कहीं ना कहीं। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि हम आशा करते हैं कि बेटर ट्रेड और रिलेशंस एनर्जी डील की बात हमारी इनसे होती रहे। इनको एक बार और दिक्कत हो गई थी चाइना को, जब हमने 1998 के अंदर इंडिया ने पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट करा था। उस समय चाइना को कहीं ना कहीं एक तरीके की धमकी थी, क्योंकि जब 1962 के अंदर इन्होंने क्या कहते हैं हमारे ऊपर अटैक करा था, हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी नहीं थी, और उसी समय में पाकिस्तान की मदद इन्होंने करी। तो ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि इतना अच्छा रिलेशन होने के बावजूद भी इंडिया को कंट्रीब्यूट करते हुए देखा गया है न्यूक्लियर प्रोग्राम में पाकिस्तान के, है ना। लेकिन 2014 के अंदर फिर दोबारा नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने उस टाइम पीरियड पे काफ़ी चीन के राष्ट्रपति डेंग शियोपिंग से मिले। 2014 में भारत का दौरा उन्होंने करा था। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरे पर समझौते पर हस्ताक्षर करे। लगभग 24 चीज़ों पे साइन करवाए गए थे कि भाई हमारा रिलेशन जो है वो ठीक रहे, और जो भी इशू चीन और भारत के बीच में है वो इशू हमेशा के लिए बुरी तरीके से ख़त्म हो जाए। तो ये चाइना और इंडिया का रिलेशंस था। चाइना की हिस्ट्री आपने पढ़ ली, चाइना किस तरीके से बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, वो किस तरीके से चैलेंज दे सकता है, वो आपने पढ़ लिया। अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कुछ टॉपिक है जो ऐड हुए हैं, उन्हें हमें समझने की ज़रूरत है। अधिक जानकारी के लिए हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिए, इस पर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।